थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में दूं तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बिना बकवास के हुए, विदाउट बकवास के हुए हम इसको जल्दी समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और आपको थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो भी क्वेरीज़ है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी मुझे और इन्हांस करना है, मुझ में जो सुधार करना है, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, पहला प्रश्न है, क्योंकि ये दोनों में काम आएगा। अभी और भी मेरा बहुत सारा सीरीज है, पूरी नदी पे मैंने बना रखा है, एक सीरीज है। वो भी आगे जो है मैं इतिहास के लिए भी लेकर आ रहा हूँ, और बायोलॉजी के लिए भी मैंने एक सेट बना दिया है। तो वो भी, वहाँ से भी एक क्वेश्चन उम्मीद है कि लड़ ही जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन लंबा बनाने के पीछे उद्देश्य ही रहता है कि आपको वहाँ, क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी ने क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव किया है, उसमें अब एक जो होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, वो अब नहीं पूछते, थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझ करके काम कीजिएगा। और चूँकि अभी चैनल मेरा नया है और नए नए तरीके से मैं शुरू किया हूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन तो होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सुधार लूँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, एक और है टेक्नोलॉजी, उसको भी मैं एक बार देख ही लेता हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए, ताकि जो है आप समझ ही रहे हैं, मेरा भी काम बने और आपका भी काम बनते रहे। तो देखते हैं प्रश्न, सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं। क्योंकि देखिए अभी शादी का मौसम है, थोड़ा बहुत आसपास में शादी है तो आवाज़ भी आता रहेगा, कोई नहीं, आवाज़ के साथ आप मजे लीजिए और काम करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पे आ जाइए। पहला प्रश्न कहता है कि बलित पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलित पर्वत, वैसा पर्वत जिसका निर्माण बलन से हुआ है, उसको हम बलित पर्वत कहते हैं। तो प्रश्न है कि बलित पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है बलित पर्वत के संदर्भ में सही है? कहता है कि यह भूमि तल के नवनिर्मित पर्वत होते हैं। यह भूमि तल के नवनिर्मित पर्वत होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर यह नया पर्वत है, नवीन पर्वत है। कौन? बलित पर्वत। अच्छा, दूसरा है कि बलित पर्वत पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल है, यानी कि बलित पर्वत जो है पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल है। अगला है कि बलित पर्वत की लंबाई ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, बलित पर्वत की जो लंबाई है वो ऊंचाई से अधिक है। अगला है कि हिमालय पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। अब इसमें से आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है इसमें चारों में से। तो देखिए, बलित पर्वत जो है वो बलन से निर्मित होता है। दो चट्टानों के या दो प्लेटों के टकराने से जो बलन होता है, उसके कारण जो पर्वत का निर्माण होता है, उसे हम बलित पर्वत कहते हैं। और विश्व में कई ऐसे पर्वत हैं जो बलित पर्वत हैं। जैसे आप देखिएगा कि हिमालय जो है ना, हिमालय एक बलित पर्वत है। दूसरा जो आप देखें कि एंडीज है, रॉकी पर्वत जो है ये भी बलित पर्वत है ना। फिर यूराल भी है, बलित पर्वत है, यूराल जो रूस में है। तो ये सब बलित पर्वत हैं। तो अब एक एक करके देख लेते हैं उस पर कि यह भूमि तल से के नवनिर्मित पर्वत है। बिल्कुल, ये नया पर्वत है, बलित पर्वत नया पर्वत है, नवीन पर्वत है। ठीक। अच्छा, इसी को हम मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। बलित पर्वत को भी हम क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत बोलते हैं। ठीक है, मोड़दार पर्वत। अगला है कि बलित पर्वत पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल है। बिल्कुल, पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत कौन है भाई? तो एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। देखिए, कहीं 50 मीटर देता है, लेकिन अभी ऑथेंटिक जो है 8,848 मीटर ही है। अच्छा, ये तो ऊंचाई है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है, जरा बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, आगे चलते हैं कि बलित पर्वत की लंबाई ऊंचाई से अधिक है। देखिए, अब हिमालय की हम बात करते हैं तो हिमालय की ऊंचाई तो आपने देखा, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कितना? तो 8,848 मीटर है ना। लेकिन कहता है कि जो बलित पर्वत होते हैं इसकी ऊंचाई से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है। बिल्कुल, तो हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो बिल्कुल ये जो है इसकी लंबाई ज़्यादा है। कहता है कि हिमालय पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल, हिमालय पर्वत जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसमें चारों हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4, ये चारों मेरा सही है। ठीक है।
अच्छा एक बात और बताइए कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? तो देखिए कहा जाता है कि भारतीय प्लेट है ना, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यानी कि भारतीय प्लेट प्लस यूरेशियाई प्लेट है ना, यूरेशियाई प्लेट के टकराने से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। लेकिन हिमालय पर्वत जो है जहाँ पे आज खड़ा है वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। यही कारण है कि हिमालय पर्वत के जो ऊपरी भाग है, समझ गए, ऊपरी जो भाग है वो अवसादों से निर्मित है, अवसादों से निर्मित है हिमालय का ऊपरी भाग। यही कारण है कि हमारे के यहाँ जो है बरसात के दिनों में उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लैंडस्लाइडिंग की जो घटना है वो आजकल अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि जो ऊपर का जो भाग है वो चूंकि सेडिमेंट्री बेसिन से बना हुआ, सेडिमेंट्री चट्टान से बना हुआ है, भरभरा मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए पानी जो है उसके जड़ में चल जाते हैं और वहाँ से निर्माण के कारण या फिर जंगलों की कटाई के कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो ढीली हो जाती है और लैंडस्लाइडिंग घटना हमको देखने को मिलती है हिमालय के क्षेत्रों में। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा अवक्षय में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न देखिए कि चट्टानों के विखंडन, ठीक है, चट्टानों के विखंडन, वियोजन और अपक्षय में भाग लेते हैं। कौन सी क्रिया विखंडन में, वियोजन में और अपक्षय में भाग लेती है? एक एक करके देखते हैं। कहता है कि रासायनिक अपक्षय, दूसरा है जल योजन, तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा है जल अपघटन और पांचवा है भौतिक अपक्षय। देखिए चट्टानों के विखंडन में, वियोजन में और अपक्षय में इनमें से कौन सी क्रिया भाग लेती है? देखिए जरा सा भी आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो इसमें से सारी क्रियाएं जो है वो चट्टान के अपक्षय के लिए, चट्टानों के विखंडन के लिए, चट्टानों के जो है टूटन के लिए, वियोजन के लिए, ये सारी क्रियाएं जो है शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो पांचों सही हो जाए, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न आपको चूंकि इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने डाल दिया है, तो याद रखिएगा चट्टानों के विखंडन, वियोजन और अपक्षय के लिए ये पांचों प्रक्रियाएं उपयोगी हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपर्दन के लिए कौन से कारक निम्नलिखित में से उत्तरदायी हैं? अपर्दन के लिए, अपर्दन समझते ही होंगे, इरोजन है ना, अपर्दन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? अपर्दन कई प्रकार के होते हैं। स्फाल अपर्दन, जैसे कि जो उसको क्या कहते हैं कि जल अपर्दन, वायु अपर्दन, हिमानी अपर्दन, बहुत सारे प्रकार के अपर्दन होते हैं। तो अब कहता है कि अपर्दन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? एक है अपघर्षण, दूसरा है उत्पाटन, तीसरा है अपवहन, चौथा है घुलन। तो इसमें से कौन सा जो क्रिया है वो अपर्दन के लिए उत्तरदायी है? देखिए ये जो चारों क्रिया है ये अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, अपघर्षण तो समझते ही हैं, घर्षण के कारण जो मिट्टी उड़ जाता है। जो उत्पाटन जो है वो बर्फ के से जो है उत्पाटन होता है। अपवहन जो है वो पानी के साथ बह जाता है। घुलन जो है पानी में जो मिट्टी घुल जाती है उसको घुलन कहते हैं। तो सारी क्रियाएं जो है वो अपर्दन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि डी ऑप्शन उत्तरदायी है अपर्दन के लिए, चारों। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत की नदियां निम्नलिखित में से निर्मित करती हैं। उत्तर भारत की जो नदियां हैं निम्नलिखित में से क्या निर्मित करती हैं वो हमको देखना है। और ऐसे भी नदियों के द्वारा जो चीज़ें निर्मित होती हैं, नदियों के द्वारा जो आकृतियां निर्मित होती है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, कि नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है। ऑप्शन देखिएगा कि एक है गोखुर झील, ऑप्शन बी है बिसरपन, और ऑप्शन सी है जलोढ़ पंख, और ऑप्शन डी में आता है यानी कि 4 में आता है बाढ़ का मैदान। तो बताइएगा कि उत्तर भारत की नदियों के द्वारा ये इनमें से कौन सा निर्मित होता है? देखिए नदी के द्वारा जो है ना, नदी के द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे गोखुर झील है, बिल्कुल नदी के द्वारा इस प्रकार से नदी जो है ऐसे जो है मूव करती है। तो नदियों की इस प्रकार के मूवमेंट को हम कहते हैं विसर्प, विसर्प बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही जो विसर्प है इस प्रकार से हो जाए ऐसे, और ये जो है एक समय आकर के जो विसर्प टूट जाए और नदी सीधा हो जाए, तो इससे जो ये जो झील बन जाता है इसको कहते हैं गोखुर झील, गोखुर झील बोलते हैं इसको। ठीक है, ये नदी के द्वारा ही निर्मित होता है। अच्छा, नदियों के द्वारा आगे डेल्टा का भी निर्माण होता है।
ठीक है। अच्छा, नदी के द्वारा क्षिप्रिका का भी निर्माण होता है। क्षिप्रिका, कठोर चट्टानों के समय जो है के कारण नदी क्षिप्रिका का निर्माण करती है। क्षिप्रिका का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ है। देखिए, गोखुर झील बिल्कुल नदियों के द्वारा ही निर्मित होता है। बिसर्प बिल्कुल बिसर्प होता है। जलोढ़ पंख ये भी होता है, और बाढ़ का मैदान ये भी होता है। तो 4 तो यहीं पे हो गए, एक यहाँ पे क्षिप्रिका हो गया, एक यहाँ गोखुर झील हो गया, यहाँ पे डेल्टा हो गया। ये सारे जो है वो नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। अच्छा, 2 चीज़ और निर्मित होता है। एक होता है, उसको कहते हैं गार्ज। गार्ज भी नदी के द्वारा बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज, जैसा नहीं कि सबसे गहरा गार्ज जो है वो है सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज कहाँ है भैया? तो ये जो वर्तमान में है कहाँ? लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब लद्दाख में है। उसी प्रकार से देखिएगा कि नदी के द्वारा एक जो है एक स्थलाकृति का निर्माण, तो उसको कहते हैं हम जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। अच्छा, एंजल जलप्रपात जो कौन सी नदी पर है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताइएगा कि एंजल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये है ओरिनोको नदी पर। ये भी पूछ लेगा कभी कभी। ओरिनोको नदी पर है एंजल जलप्रपात। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा एक बार। अगला प्रश्न कहता है कि काष्ठ स्थलाकृतियों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। काष्ठ स्थलाकृतियां, है ना, काष्ठ स्थलाकृतियों के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। तो अब ऑप्शन कहता है कि स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, लैपिज और रंध्रघोल, है ना। एक इनमें से कौन सा काष्ठ स्थलाकृतियां हैं, बताइए। देखिए, इसमें से ये चारों जो है वो काष्ठ स्थलाकृतियां हैं। काष्ठ स्थलाकृतियां होती हैं जो पानी के कारण नीचे, पानी मतलब कि पानी जब नदी के से बहता है, या फिर जो है बरसात होती है, तो पानी जो है जब पहाड़ों से आता है तो समतल भूमि के अंदर पानी घुस जाता है और नीचे जाकर के एक खोल जैसा, एक गुफा जैसा बनाता है। ठीक है, खास करके ये जो है चूना पत्थर के मैदानों में, चूना पत्थर के पहाड़ों में इस प्रकार के स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, इसमें चारों जो है वो काष्ठ स्थलाकृतियां है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है, काफी मजेदार प्रश्न है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 में है कि ओजोन वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण गैसीय घटक है। ओजोन जो है वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण गैसीय घटक है। ऑप्शन बी कहता है कि ओजोन ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक रूप है। बिल्कुल। दूसरा है कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक रूप है। आगे कहता है कि यह एक जहरीला गैस है। और आगे है कि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अब इस बताइए कि ओजोन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आपको पता है कि ओजोन का जो सिंबल है वो O3 है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है कि ओजोन जो है किसको रोकता है? परावैंगिक किरणों को रोकता है, सूर्य से निकलने वाली। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें कौन सा ओजोन के संदर्भ में सही है। अभी आपने देखा कि ओजोन जो है ना, ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, और सबसे पहले इसकी जानकारी हमको कहाँ मिली थी? तो साउथ पोल पे इसकी जानकारी मिली थी कि ओजोन परत जो है वो अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत का विघटन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने वाले कुछ ऐसे गैसेज हैं, जैसे CFC है, HFC है, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब जो है क्लोरीन है जो ओजोन को नष्ट करता है। तो देखिए, इसमें से कौन सा देखते हैं। ओजोन वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण गैसीय घटक है, ये तो सही है बिल्कुल, है ना। आगे है कि ओजोन ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक है, बिल्कुल O3 है, ट्राई एटॉमिक है। आगे कहता है कि यह एक जहरीला गैस है, बिल्कुल। अगर ओजोन जो है, देखिए, अगर ओजोन जब तक समताप मंडल में है तब तक तो मानव के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले परावैंगिक किरणों को ये फिल्टर करके पृथ्वी पर आने दे रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम ओजोन को सांस के रूप में ले लेंगे, इनहेल कर लेंगे, तब ओजोन जो है बिल्कुल जहरीला गैस हो जाता है, विषैला गैस हो जाता है, जो मानव को हानि पहुंचा सकता है, मानव के लिए हार्मफुल है। तो ये आपका सही है। आगे था कि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। बिल्कुल, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल जो है आप देखें कि 20 से 50 किलोमीटर की इसकी मोटाई है समताप मंडल की, और लगभग 30 से 35 किलोमीटर के बीच में कौन है? ओजोन परत है। क्लियर?
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि तापमान को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं, है ना। तो तापमान को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तापमान को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं, सॉरी कौन से कारक नहीं है जी, नहीं है। तो कौन सा कारक है जो तापमान को प्रभावित नहीं करता है, उसको एक बार देखिए। कहता है कि सागर तल से ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई क्या तापमान को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं कि महासागरीय धाराएं, ठीक है। तीसरा है कि वायु राशियों का परिसंचरण। चौथा है कि वनों का संघनन, यानी कि संघनन यानी कि यहाँ पे है वनों का घनत्व बोल रहा है, घनत्व, ठीक है। तो वनों का घनत्व। तो बताइएगा कि इसमें से कौन से कारक हैं जो तापमान को नहीं प्रभावित करते हैं। देखिए, अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो तापमान को प्रभावित करने वाले इस सारे कारक हैं, यानी कि सागर तल से हम ऊंचाई जो है पर जाते हैं तो तापमान कम होता था। यानी कि मान लीजिए कि सागर तल यहाँ पे है और हिमालय पर्वत यहाँ पे है, ऐसे एवरेस्ट यहाँ पे है, तो हमने क्या देखा कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो है 165 मीटर 1 डिग्री माइनस, है ना। 165 मीटर ऊपर हो जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इससे क्या कर सकते हैं कि समुद्री तल से, तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तो सागर तल से ऊंचाई पर तापमान घट जाता है, ठीक है, यानी कि तापमान को प्रभावित करता है, बिल्कुल। दूसरा कहता है कि महासागरीय धाराएं। देखिए, जितने भी महाद्वीप हैं, है ना, जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीप के पश्चिम साइड में, याद रखिएगा, महाद्वीप के पश्चिम साइड में ठंडी जलधाराएं बहती है, ठीक है। महाद्वीप के पश्चिम साइड में ठंडी जलधाराएं बहती है। जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, और चाहे एशिया है, इसके सारे के महाद्वीप के जो पश्चिमी साइड हैं उसमें आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलेगी और पूर्वी साइड में गर्म जलधाराएं देखने को मिलेगी। तो कहता है कि महासागरीय धाराएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और ठंडी जलधाराएं जिस महासागर के तट से बहती है उस इलाके का तापमान क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक। आगे बढ़िए। तो कहता है कि वायु राशियों का परिसंचरण, बिल्कुल। वायु जो राशियां होती हैं हमारे यहाँ, जो वायु पृथ्वी पर जितनी वायु राशियां चलती हैं, चाहे आप जो है स्थानीय वायु राशियां की बात कर रहे हैं या फिर जो है जो परमानेंट वायु राशियां चलती है, इसको पछुआ पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं, ध्रुवीय पवन कहते हैं, ये भी तापमान को प्रभावित करती हैं। तो आप देखें कि ये जो है तीसरा ये भी सही है। अच्छा, वनों का संघनन, यानी कि वनों का घनत्व अधिक होना, ये भी तापमान को प्रभावित करता है। जिस इलाके में ज़्यादा सघन वन होगा वहाँ पर तापमान कम होता है। यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गाँव में, चूँकि गाँव में ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, यही कारण है कि गांव में तापमान थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, शहरों की अपेक्षा। शहरों में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तापमान होता है क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होती है और पेड़ पौधे कम होते हैं। तो तापमान को बैलेंस करने के लिए पेड़ पौधे होना अति आवश्यक है। तो इसमें चारों आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है इसका गलत प्रभाव, इसका जो है गलत है, इसमें सभी हैं। तो अपने सही आपको हो जाएगा कौन सा, कि इसमें है सही, सभी इसमें सही हैं, चारों सही है। तो आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सही कथन को एक बार देखिए। कहता है कि ऑप्शन 1 है कि मिली बार वायु दाब को मापने का इकाई है। मिली बार जो है वो वायु को मापने का इकाई है। दूसरा कहता है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है वो समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि पवन का वेग दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। दाब प्रवणता तो समझते ही होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो टेम्परेचर का गैप होता है, तापमान का गैप होता है, उसी को हम जो है ताप प्रवणता कहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में दाब का जो गैप होता है उसको हम दाब प्रवणता कहते हैं। तो याद रखिएगा ये भी। अब पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होता है। पवन जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होता है। जिसमें सत्य कथन क्या है जो आपको ढूंढना है, जरा ढूंढ के हमको दिखाई कि इनमें सत्य कौन है। इनमें से सत्य कौन है भैया।
देखिए, देखते हैं इसको। कहता है कि मिलीबार वायु दाब मापने की इकाई है। बिल्कुल सही बात है, इकाई है वायु दाब मापने की। दूसरा कहता है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल दर्शाया जाता है समदाब रेखाओं के द्वारा। और अगला कहता है कि पवन का वेग, है ना, पवन का वेग दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये भी सही है, दाब प्रवणता पर पवन का वेग निर्भर करता है। और पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल ये भी आपका सही है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 और डी। अगला प्रश्न कहता है कि मुंबई मेगा सिटी होने के बावजूद, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, तार्किक प्रश्न है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा। कहता है कि मुंबई मेगा सिटी होने के बावजूद भी वायु प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पे नहीं है, नहीं छूट गया है, नहीं होता है। मुंबई मेगा सिटी होने के बावजूद भी वायु प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता है। जबकि हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं, जबकि, है ना, दिल्ली जो है वो प्रभावित होता है। क्यों होता है इसको देख लेते हैं एक बार, कि मुंबई जो है प्रभावित नहीं है, जबकि मुंबई एक काफ़ी जो है डेंस पॉपुलेटेड सिटी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं। तो मुंबई इतना प्रभावित नहीं होता है, लेकिन दिल्ली बहुत ज़्यादा स्मॉग और फॉग से ज़्यादा प्रभावित होता है। कारण क्या है वो देखिए। कहता है कि समुद्री समीर के कारण, दूसरा अस्थल समीर के कारण, तीसरा पर्वत समीर के कारण, और चौथा घाटी समीर के कारण। तो इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जो मुंबई को वायु प्रदूषण से बचाता है? देखिए, इसके 2 कारण हैं। ये ऊपर के जो दोनों कारण है ना, समुद्री समीर और अस्थल समीर, क्योंकि मुंबई जो है आप देखेंगे, मुंबई इस इलाके में स्थित है। तो जब दिन में क्या होता है, दिन में ये जो भूभाग है जब गर्म होता है, ठीक, भूभाग गर्म होता है, तो गर्म होकर के हवाएं हल्की हो जाती हैं, हल्की होकर के ऊपर उड़ जाती हैं, निम्न दाब के कारण ऊपर उड़ जाती हैं। तो इसको भरने के लिए समंदर से हवाएं चलती हैं। ठीक है, समंदर की जो फ्रेश हवाएं हैं मुंबई में जाती हैं, और मुंबई की जो धूल कण है वो जो ऊपर उड़ जाता है। और रात में क्या होता है कि जो है, चूंकि जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होगा, तो लैंड मास यानी कि भूभाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जल्दी ठंडा होने के कारण जो है, अब अच्छा, उसके समानांतर जो है ये आप देख रहे हैं ना, समंदर में तापमान ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, यहाँ पे उच्च दाब का केंद्र बनता है। तो लैंड मास यानी कि भूभाग से हवा कहाँ चलती है, समंदर की ओर चलती है। तो दिन में समंदर से कहाँ हवा चलती है, भूमि की ओर, और रात में भूमि से समंदर की ओर हवा चलती है। तो जो भी वहाँ पे वायु में धूलकण होते हैं, गंदगी होती हैं, वो निकल करके समंदर में बह जाता है, चला जाता है, समंदर की ओर चला जाता है। तो इसके कारण जो है मुंबई जो है वायु प्रदूषण से बचा रहता है। दिल्ली में वो बात नहीं है। दिल्ली में चूंकि कोई बड़ा समंदर का जो तट नहीं है, कोई बड़ी रिवर भी नहीं है कि इस प्रकार से, चूंकि गंगा है तो उसको भी राम तेरी गंगा मैली कर दिया है सब। तो ये सॉरी यमुना है ना, सॉरी यमुना है, आई एम सॉरी फॉर दैट, यमुना है, तो यमुना को तो वाट लगा दिया है। तो ये हो गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब फिर से विचार करना निम्नलिखित कथन पर, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको ढूंढना है कि क्या सही है क्या गलत है। कि पृथ्वी पर औसत वार्षिक वर्षा जो वो 100 सेंटीमीटर है। आगे है कि स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों में वर्षा अधिक होती है। आगे है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। और ऑप्शन है कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर वर्षा कम होती है। अब इसमें से ढूंढना है कि कौन सा सही है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर इसको आप बना रहे हैं तो फिर समझिए कि आपको काफ़ी अच्छा पकड़ है ज्योग्राफी पे, है ना। देखिए, कहता है कि पृथ्वी पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो सही है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीनराम यानी कि चेरापूंजी के आसपास में। चेरापूंजी पहले था, अब मानसीनराम हो गया, क्योंकि मानसीनराम और चेरापूंजी दोनों बगल में ही है। दोनों कहाँ है, मेघालय में है। तो मानसीनराम में होता है भारत में। ठीक, भारत में यहाँ वर्षा लगभग 1400 सेंटीमीटर हो जाता है, लगभग वही। आगे देखिए, कहता स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों में वर्षा अधिक होती है। बिल्कुल, स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों में वर्षा ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि महासागरों का फैलाव ज़्यादा है, बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो वर्षा ज़्यादा महासागरों में होता है। ये भी सही है।
आगे है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। क्योंकि देखिए विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वर्षण भी अधिक होती है। तो विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होता है। दूसरी बात है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है, और इसके कारण वाष्पीकरण भी नहीं होता, और वाष्पीकरण नहीं होता तो वर्षण भी नहीं होती है। तो ये भी सही है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में भी कमी होती है, ये भी सही है आपका। आगे है कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर वर्षा कम होती है। बिल्कुल, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर वर्षा कम होने का कारण क्या है कि जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर क्या है कि ठंडी जलधारा बहती है। तो ठंडी जलधारा बहने के कारण इस इलाके में इवेपोरेशन नहीं होता, यानी कि बाष्पीकरण नहीं होता है, और बाष्पीकरण नहीं होने के कारण वर्षण भी नहीं होती है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चीनुक पवन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। चीनुक पवन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन चीनुक के पवन के संदर्भ में सही है। तो पहले तो बता दूं कि चीनुक पवन चलता कहाँ है। तो चीनुक पवन चलता है, ये जो चीनुक पवन है वो चलता है यूएस में, यूएसए में, खास करके उत्तरी अमेरिका में चलता है एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा, चीनुक पवन जो उत्तरी अमेरिका में चलता है वो कौन से पर्वत को पार करके चलता है। तो ये चलता है, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में, है ना, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पर है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत को पार कर जाता है। दूसरी बात कि चीनुक कैसा पवन है, ठंडा है कि गर्म पवन है। तो चीनुक जो है वो गर्म पवन है, याद रखिएगा गर्म पवन है। इसको चीनुक को हम हिमभक्षी पवन भी बोलते हैं। हिमभक्षी यानी कि जब चीनुक पवन अमेरिका में एंटर करता है तो अमेरिका में जो बर्फ जमे होते हैं ना उसको पिघला देता है, और पिघलाने के कारण जो है उसको अमेरिका में हिमभक्षी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन देख लेते हैं कि यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे बहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे बहता है। आगे कहता है कि अमेरिका में बहने वाली यह गर्म पवन है। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा कहता है कि चीनुक का शाब्दिक अर्थ हिमभक्षक होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिमभक्षक होता है, ये भी सही है। देखिए एक चीनुक और भी है, ठीक है, एक चीनुक हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर। इसको चीनुक हेलीकॉप्टर को भारत ने खरीदा है अमेरिका से। ठीक है, अब तो चीनुक को बनाता कौन है, चीनुक जो हेलीकॉप्टर है इसको कौन बनाता है, चीनुक को बनाता है बोइंग कंपनी, है ना, बोइंग कंपनी जो है चीनुक को बनाता है। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर और भी है, वो कौन सा है, हेलीकॉप्टर तो नहीं है, फाइटर जेट है, F-35। इसको भी कई बार पूछा हुआ है। तो इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है लॉकहीड मार्टिन। इसको बनाता है कौन, लॉकहीड मार्टिन, लॉकहीड मार्टिन बनाता है इसको। ठीक है, अच्छा एक और है जो हमारे यहाँ काफ़ी चर्चा में रहता है। जब भी किसी देश से भारतीयों को मतलब इवैक्यूएट करना होता है, लाना होता है ना, तो सरकार वही भेजती है, उसी प्रकार के वायुयान को भेजती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है C-17, है ना, C-17 ग्लोब मास्टर। इसको कौन बनाता है, तो इसको बनाता है बोइंग, है ना, इसको बनाता है कौन, बोइंग, बोइंग कंपनी है। अच्छा, हमारे क्या एक और लड़ाकू विमान है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, कौन, वो है राफेल, है ना, राफेल। राफेल जो है वो हमारे क्या चर्चा में रहता है। इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है दसाल्ट। दसाल्ट कंपनी कहाँ का है, ये फ्रांस का है, फ्रांस का ये। अच्छा, राफेल जो है हमारे क्या फाइटर जेट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि राफेल कंपनी कहाँ की है ना, राफेल कंपनी कहाँ की है, ये जो कंपनी है राफेल वो कहाँ की है, तो वो है इजराइल की, है ना, इजराइल की कंपनी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए राफेल हमारे यहाँ फाइटर जेट है जिसको बनाता है डसाल्ट। डसाल्ट कहाँ का है, फ्रांस का है, लेकिन राफेल एक कंपनी है जो इजराइल का है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ओस बनने के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। ओस बनने के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए, ओस बनने के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। देखिए अब है कि ठंडी लंबी रात होनी चाहिए, बी है यानी कि दूसरा है कि मेघ रहित स्वच्छ आकाश होना चाहिए, तीसरा है कि शांत वायुमंडल होना चाहिए, और चौथा है कि वर्षा होना चाहिए। तो बताइएगा कि ओस बनने के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। और नीचे ऑप्शन है केवल एक, केवल तीन, केवल 1 2 3, केवल 1 2 3 4। तो अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि ओस कैसे बनेगा। ओस जब बनता ठंडे के मौसम में बनता है तो कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए इसके लिए। देखिए ओस होने के लिए ठंडी लंबी रात तो होना ही चाहिए। जब तक लंबी रात नहीं होगी तो ओस बनेगा नहीं। ठीक है, ठंडी भी नहीं हो तो भी नहीं ओस बनेगा।
और अच्छा, इसमें मेघ रहित स्वच्छ बादल होना चाहिए। मेघ रहित का मतलब क्या है ना, वर्षा नहीं हो। पहले मेघ रहित का मतलब लोग समझ जाते थे कि मेघ होना चाहिए, ऐसा नहीं, मतलब रहित का मतलब होना नहीं, रहित का मतलब नहीं होना। तो याद रखिए, मेघ रहित स्वच्छ बादल, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। शांत वायुमंडल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दोनों चीज़ है, अब वायुमंडल में बहुत तेज तेज हवा चल रहा है तो भी ओस नहीं बनेगा, है ना। ओस बनने के लिए शांत वायुमंडल का होना अति आवश्यक है। और क्या वर्षा होना चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, जब वर्षा हो जाएगा तो फिर बादल छा जाएंगे, और बादल छा जाएंगे फिर ओस नहीं बनेगा, तो वर्षा नहीं होना चाहिए, यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है। तो आपके 3 सही हैं, तो 1 2 3 सी सही है इसका। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है? अब कहता है कि इसमें से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है, इनमें से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। अब प्रश्न एक वो, हाँ, ऑप्शन में एक है कि कनारी की धारा, कनारी की धारा, दूसरा है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा, तीसरा है कि लेब्राडोर धारा, और चौथा है हम्बोल्ट की धारा। तो इनमें से कौन सी जो जलधारा है वो जो है आपको जो है क्या कहते हैं, हाँ, अटलांटिक की धारा, महासागर की धारा है, बताइएगा। देखिए, कनारी की धारा अटलांटिक की धारा है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ही है, लेब्राडोर अटलांटिक ही है, और हम्बोल्ट भी जो है वो आपको क्या अटलांटिक है कि नहीं है, बताइए। देखिए, हम्बोल्ट की जो धारा है वो जो है पैसिफिक की धारा है, ठीक है। तो आपको 1 2 3 मिल जाएंगे। ये आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित कथनों, हाँ, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए, अब चूंकि बगल में शादी है तो बाजा बज रहा है, तो आवाज़ अगर जा रहा हो गाने का, और वो भी भोजपुरी गाने का, तो मजे लीजिए गाने का, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है कि हिंद महासागर जो है, हाँ, कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में बताइए कि इसमें क्या नाम सही है कि नहीं है इसके। तो हिंद महासागर में क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को? इसको कहते हैं चक्रवात, बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर में क्या कहते हैं? इसको हरिकेन बोलते हैं। जापान में या चीन में क्या बोलते हैं? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? बिली। तो इसमें सही कौन है? देखिए, इसमें आपको चारों सही है, इसको याद कर जाइएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हिंद महासागर में, यानी कि भारत के आसपास में जो चक्रवात आते हैं उसको हम लोग चक्रवाती बोलते हैं। अटलांटिक ओशन में इसको हम हरिकेन बोलते हैं, अमेरिका के आसपास का जो इलाका है उसमें हरिकेन बोला जाता है। जापान और चीन में इसको टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं? बिली, है ना, बिली बोलते हैं। तो इसमें चारों डी सही है इसका। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना। देखिए, कहता है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा, और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो बताइएगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है। देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है, कहीं पूछ लेता है कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ना, ये दोनों में अंतर बस इतना ही है कि नवीकरणीय का मतलब है कि जिसको रीयूजेबल, दोबारा यूज कर सकें, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या कर सकते हैं उसको कि जल ऊर्जा, ये सब जो है क्या है, ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। और अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या है? जो हमारे कोयला हो गए, पेट्रोलियम हो गए, गैस हो गए, सारे अनवीकरणीय ऊर्जा हो गए। तो उसी प्रकार से गैर परंपरागत में ये नवीकरणीय शामिल होते हैं, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो 1 2 3 सही है। प्राकृतिक गैस जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ज्वारीय बन के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। ज्वारीय बन के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। ज्वारीय बन के संदर्भ में आप सत्य कथन इसको बताएंगे कि ज्वारीय बन किस प्रकार से होते हैं। तो ऑप्शन 1 है कि यह सदाबहार वन का एक प्रकार है। ज्वारीय वन जो है वो सदाबहार वन का एक प्रकार है। दूसरा कहता है कि इस प्रकार के वन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा कहता है कि सुंदर वन ज्वारीय वन का उदाहरण है। और चौथा है कि ज्वारीय वन समुद्री कटाव को रोकता है। इनमें से कौन सा आपको कथन सही है वो बताना है आपको, सत्य कथन।
देखिए कहता है कि जो ज्वारीय वन है वो सदाबहार वन है। बिल्कुल ज्वारीय वन, चूंकि महासागर है, महासागर के चारों तरफ यानी कि महाद्वीप के किनारे में यानी कि तटीय इलाके में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अच्छा, ज्वारीय वन वहाँ होंगे जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी, जहाँ पे सालों भर पानी जो है वो अवेलेबल होगा। तो ज्वारीय वन जो कि एक जो है मैंग्रोव वन के रूप में जाना जाता है, तो एक सदाबहार वन का ही एक प्रकार है ज्वारीय वन। ठीक है, आगे है कि इस प्रकार के वन डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, डेल्टाई क्षेत्रों में आपको ज्वारीय वन देखने को मिलेगा, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र एक दलदलीय क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी सालों भर अवेलेबल होता है, तो इसके कारण जो है ये डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दूसरा कहता है सुंदरवन जो है वो ज्वारीय वन का उदाहरण है। सुंदरवन जो है वो ज्वारीय वन का उदाहरण, बिल्कुल सही है। सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन तो जानते ही हैं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में है और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन स्थल से जो ये बनता डेल्टा बनता है, उसी को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ज्वारीय वन की बात करें, यानी कि जो ये है क्या कह सकते हैं कि जो ज्वारीय वन होता है उसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं, तो देखिए सुंदरी के वृक्ष भी हैं, वहाँ पे तार के वृक्ष भी ज्वारीय वन में आते हैं, खजूर के वृक्ष भी ज्वारीय वन में ही आते हैं। ठीक है, आगे है कि ज्वारीय वन समुद्री कटाव को रोकता है। बिल्कुल, ये भी समुद्र को संरक्षित करता है ज्वारीय वन। आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो ज्वारीय वन है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ना। भारत का 42%, 42% जो है ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ? तो गुजरात में, है ना। उसी प्रकार से जो है उड़ीसा में आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह जो है, उड़ीसा वगैरह, तो सरकार भी यहाँ पे खर्च करती है ज्वारीय वन को बढ़ाने में। तो इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? ऑप्शन 1 है हिमालय एवं तिब्बत के पठार में उच्च उष्मीयता, हिमालय एवं तिब्बत के पठार में उच्च उष्मीयता। दूसरा है कि ITCZ का उत्तर की ओर खिसक जाना। तीसरा है कि दक्षिण पश्चिम में आर्द्रयुक्त पवनों का प्रवाह होना। और चौथा है कि ला नीना की स्थिति प्रबल होना। इसमें से बताइएगा कि भारतीय मॉनसून को कौन चीज प्रभावित करता है? आपको तो पता ही है कि भारत में मॉनसून कब आता है? 1 जून को आता है। पटना में मॉनसून कई बार पूछा हुआ कि पटना मॉनसून कब आता है? यह आता है 15 जून को। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, हिमालय एवं तिब्बत के पठार का उच्च उष्मीयता होना भारतीय मॉनसून को बुलावा देता है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा कहता है कि ITCZ का उत्तर की ओर खिसक जाना, ये भी सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी कि हमारे क्या मॉनसून कब आता है? तो जून जुलाई में आता है। और जून जुलाई में सूरज कहाँ होता है? तो कर्क रेखा पे होता है। और जैसे जैसे सूरज खिसकता है उत्तर की ओर, तो ITCZ भी खिसक जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे कहता है कि दक्षिण पश्चिम से आर्द्रयुक्त हवा का प्रवाह होना। तो हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम पवनों से ही मानसून आती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवनें जो हैं वो हिंद महासागर चलती है, जो आर्द्रयुक्त पवनें होती हैं, और उसके कारण जो हमारे यहाँ बारिश होती है। तो ये भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम जो है पवनें होती हैं वो हमारे के यहाँ मानसूनी हवा लेकर आती है, मानसूनी आर्द्रयुक्त पवनें हैं, उसके कारण भारत में 80% से अधिक वर्षा होती है। कहता है कि ला नीना की स्थिति प्रबल होना। बिल्कुल, भारत में अगर मानसून सक्रिय है तो ला नीना की स्थिति है। अगर भारत में मानसून अच्छी नहीं है, बारिश अच्छी नहीं हो रही है, तो हमको क्या देखने को मिलता है? एल नीनो देखने को मिलता है। ठीक है, एल नीनो। और चूंकि 2023 में जो है ना, 2023 जो अभी हमारे यहाँ घटा है, उसमें एल नीनो के प्रभाव देखने को मिले। यही कारण है कि हमारे यहाँ उतनी बारिश नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अभी जो वैज्ञानिकों का कहना था कि 24 में भी एल नीनो सक्रिय रहेगा, लेकिन हाल के कुछ जो अखबार में न्यूज आए हैं उसमें ऐसा देखने को मिला है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है कि 2024 में एल नीनो का प्रभाव उतना नहीं रहेगा, यानी कि अच्छी खासी बारिश हमारे यहाँ होगी। तो ये याद रखिएगा, यानी कि इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 4। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में स्थित भारत में स्थित झीलों, भारत में स्थित झीलों, ये झील है भैया,
भारत में स्थित झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन झील कहाँ है, कैसा झील है, तो एक बार इसको देखिए। कहता है कि लोनार झील है ना, ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है, लोनार झील ज्वालामुखी से निर्मित झील है। अगला है कि चिल्का झील खारे पानी का एक लगून है। चिल्का झील जो है वो खारे पानी का एक लगून है। आगे कहता है कि गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है। आगे है कि डल झील मीठे पानी का झील है। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताइएगा। तो एक एक करके इसको देखिए। देखिए कहता है कि लोनार झील ज्वालामुखी से निर्मित झील है। बिल्कुल, लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और ज्वालामुखी से निर्मित झील है ये। ठीक, कैसे, तो जो है ज्वालामुखी के जो है ना ये कीप में ये झील जम गया है। ठीक है, ऐसे इसको कहते हैं, इसमें जो झील बना हुआ है तो ज्वालामुखी। आगे तक चिल्का झील खारे पानी का झील है। बिल्कुल, चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी का झील है। यहाँ के जो मगरमच्छ काफ़ी फेमस है। अच्छा, गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है। बिल्कुल, सतलज नदी पर आप देखेंगे कि सतलज से जहाँ ब्यास मिल जाता है यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज बना हुआ है, ये बना हुआ भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बैराज है। और इससे जो पानी का जमाव हुआ है इसी से एक झील का निर्माण हुआ, इसको कहते हैं गोविंद सागर झील। ठीक है, आगे कहता है कि डल झील मीठे पानी का झील है। बिल्कुल, भारत में जो है जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन का काफ़ी बड़ा केंद्र है, डल झील मीठे पानी का झील है। तो इसमें चारों आपका सही है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील ही है, खारा पानी का झील है ये। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित कथनों पर विचार करना है कि पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन प्रचलित है। ऑप्शन कहता है कि पृथ्वी की आकृति जियाड है। ऑप्शन बी कहता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक होता है। ऑप्शन 3 है कि विषुवतीय व्यास पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। और ऑप्शन 4 है कि विषुवत रेखा पर कोई मौसम नहीं होता। तो बताइएगा कि पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित कथन क्या है। देखिए, पृथ्वी की आकृति जियाड है ना। जियाड का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं लध्वज गोलाभ, लध्वज गोलाभ, गोलाभ यानी कि लध्वज गोलाभ या जियाड उसको बोलते हैं कि वैसा गोला जिसके बीच का भाग उभरा हुआ हो और ध्रुवीय भाग क्या हो, चपटा हो, इसको हम लध्वज गोलाभ बोलेंगे। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियाड है यानी कि लध्वज गोलाभ, ये सही है। आगे कहता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, देखिए ध्रुव का जो व्यास है वो और विषुवत का व्यास है जो, तो कहता है कि ध्रुवीय व्यास किससे अधिक है, विषुवतीय व्यास से अधिक है, जो गलत है। देखिए, ध्रुवीय व्यास जो है पृथ्वी का वो 12,714 किलोमीटर है और विषुवतीय व्यास जो है पृथ्वी का 12,700 जो है 57 किलोमीटर है। तो जो विषुवतीय व्यास है ना, जो ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत है। कहता है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि पृथ्वी जब घूर्णन करती है उसके कारण जो है अपकेंद्रीय बल लगता है, इसलिए जो है विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। ठीक, तो तीसरा भी सही है। आगे कहता है कि विषुवत रेखा पर कोई मौसम नहीं होता, ये भी सही है। विषुवत रेखा पर कोई मौसम नहीं होता, सालों भर यहाँ पर तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, यानी कि वर्षा अधिक होता है और यहाँ पे एक ही प्रकार के मौसम होता है, यहाँ पे कोई मौसम में बदलाव नहीं होता। तो आप देखें कि 1, 3 और 4 ये आपका सही है। डी ऑप्शन 1, 3 और 4 ये सही है आपका। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से एक ही देश से आपको घिरा हुआ मिलेगा। ठीक है, वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। तो बताइएगा 3 ओर से घिरा हुआ देश कौन है। देखिए, अगर आप मैप देखेंगे ना तो एक आपको मिल जाएगा अरुणाचल, है ना। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश वो जो है वो जो है 3 ओर से घिरा हुआ है, लेकिन 3 ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो एक तरफ म्यांमार है और एक तरफ चीन है। एक लद्दाख आपको दिख जाएगा। लद्दाख जब से अलग हुआ है तो लद्दाख चीन से जो है ना, चीन से 3 ओर से आप 2 ओर से चीन से घिरा हुआ है और एक ओर से आपको मिल जाएगा कौन, अफगानिस्तान। ठीक है,
और पाकिस्तान एक ओर से मिल जाएगा। तो ये जो है 3 ओर से लद्दाख भी घिरा हुआ, लेकिन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, ठीक। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जो त्रिपुरा है ना, उसमें ना एक और है, वो है सिक्किम। सिक्किम जो है 3 ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। सिक्किम के 3 ओर, एक तरफ चीन है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। सिक्किम भी 3 देशों से घिरा हुआ है, लेकिन त्रिपुरा एकमात्र ऐसा देश है जो एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ है, वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश जैसे जो है वो एक ही ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ 3 देशों से, ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगले प्रश्न पे आइए। कहता है कि भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको, कि भूकंपीय जो तरंगें होती हैं ना, वो क्या हैं, कैसे हैं, जो इसको बताना है। देखिए कहता है क्या है कि पी तरंगों की गति सबसे कम होती है ना। अब देखें ना कि भूकंप जो है, भूकंपीय तरंगें होती है, वो उसमें कौन कौन तरंगें होती हैं, तो पी होता है, एस होता है और एल होता है, ठीक है। एल तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, लव तरंगें और रैले तरंगें, है ना। सबसे अधिक विनाशकारी एल तरंगें ही होती हैं, सबसे अधिक गति पी तरंगों की होती है, और एस तरंगों की गति पी तरंगों से थोड़ी सी कम होती है। पी तरंगें जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, और एस तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो अगला प्रश्न है कि पी तरंगों की गति सबसे कम होती है, जो कि गलत है। पी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है, और पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पी तरंगें ही पहुंचती है, क्योंकि इसकी गति लगभग 7 से 13 किलोमीटर के बीच में होती है, 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। आगे कहता है कि एस तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है, ये भी गलत है। एस तरंगों की गति जो है लगभग 4 से 7-8 के बीच में होती है, और एस तरंगें कौन तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं, तो ये भी गलत है आपका। एल तरंगें सबसे खतरनाक होती है, ये सही है ना। और एस तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है, ये भी गलत है आपका। एस तरंगें केवल और केवल किस में चलती है, ठोस में चलती है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलने वाला एकमात्र तरंग है, वो है कौन सा, पी तरंग, ठीक। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, केवल और केवल 3 सही है। तो इसमें केवल 3 है क्या कहीं, हाँ नहीं, केवल 3 नहीं है, तो इसको मिटा लेते हैं। तो बी ऑप्शन हम लोग 3 मार लेते हैं, ठीक। अगला प्रश्न पे आइए। ओ हाँ, देखिए भाई साहब, प्रश्न इतना ही था इसमें, और बाकी के प्रश्न हम लोग कल 7 बजे आपसे मिलेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, हम आपको 7 बजे फिर से मिलेंगे, और ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे फिर से 7 बजे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे कमेंटबाजी भी कर सकते हैं भाई साहब। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।